हाय बच्चों, मैं विमल सर और आज हम देखेंगे फिजिक्स में सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर हमारा क्या है, क्लास 12 का वैद्युत क्षेत्र तथा गॉस की प्रमेय। तो वैद्युत क्षेत्र है गॉस की प्रमेय, ये हमारा सेकंड चैप्टर है। तो इस सेकंड चैप्टर में हम लोग देखेंगे सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, ये इसमें क्या होता है, जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा है तो उसमें कुछ कूलाम के नियम से बहुत सारी वैद्युत आवेश के बारे में बहुत सारी गणनाएं हुई। तो गणनाएं होने के बाद में क्या कुछ लिमिटेशन आवेश की आ गई। तो लिमिटेशन से बहुत सारी चीज़ वैद्युत क्षेत्र की बता कई जगह पर मतलब ज्ञात नहीं की जा सकी। तो उसके लिए क्या हुआ, गॉस ने लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए आवेश को वितरण बताया। तो उसी के आधार पर आगे चीज़ें बढ़ी। तो सबसे पहला आता है कि गॉस की प्रमेय में आपका सबसे पहला जो आएगा वो आता है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है बेटा, तो कोई भी आपका कोई समतल है, ठीक है, या कोई भी क्षेत्रफल है, तो कोई भी क्षेत्रफल हो तो उसका हमेशा कोई ना कोई भाग किसी क्षेत्रफल का, अब मान लेते हैं ये हमारे पास एक क्षेत्रफल है जिसका क्षेत्रफल कितना है ए, तो इसकी कोई ना कोई एक दिशा होगी बाहर की ओर, ठीक है। किसी क्षेत्रफल की सदैव एक क्या होता है, परिमाण तो होता है, किसी क्षेत्रफल के परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, किसी क्षेत्रफल के साथ साथ परिमाण के साथ दिशा भी होती है, जिसकी दिशा सदैव क्या होती है, बाहर की ओर होती है, ये तल के लंबवत होती है। तो हमने वो मान लिया कि दिशा कितनी n कैप हो गया, और ये कितना आपका वेक्टर ए वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास n कैप इंटू ए, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, ए वेक्टर बराबर n कैप इंटू ए, ये हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश। क्या कहेंगे, किसी क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, किसी क्षेत्रफल में परिमाण के साथ दिशा भी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। इसे ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, ए वेक्टर बराबर n कैप इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे आपका फिगर, ये इसकी बाहर की ओर दिशा में दिखा दी या तल के लंबवत हो सकती है। इसके बाद आता है बेटा हमारे पास घन कोण, ठीक है। घन कोण क्या होता है, तो घन कोण को हम लोग देखते हैं बेटा सॉलिड एंगल, ठीक है। घन कोण क्या होता है, तो घन कोण में सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जैसे अगर घन कोण है तो त्रिविमीय होता है, तो ये गोले में होगा। और अगर हम बात कर लें कि समतलीय कोण क्या होगा, तो वो क्या होगा, एक समतल में यानी वृत्त में होगा, ठीक है। तो इसको हम घन कोण को देखते हैं आगे। तो घन कोण क्या होता है, घन कोण सॉलिड एंगल, घन कोण क्या होगा, पहले हम समतलीय कोण देखते हैं, फिर आपको देखते हैं समतलीय कोण क्या होता है। तो किसी वृत्त के चाप द्वारा, किसी वृत्त पर किसी चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण आंतरित है, किसी वृत्त के चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण आंतरित होता है, ठीक है, उसे हम क्या कह देंगे, समतलीय कोण कह देंगे। किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण आंतरित होता है उसे क्या कह देते हैं, समतलीय कोण। ये 2D में होगा, लेकिन यहाँ पे हमें घन कोण देखना है, तो घन कोण क्या होगा बेटा, घन कोण, तो घन कोण जो होता है वो गोले में होगा। तो हम यहाँ पर उसी तरीके से ठीक जैसे ये परिभाषा होगी ठीक उसी प्रकार ये भी होगा। तो इसमें क्या कहेंगे, किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल
किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर, कहाँ पर बेटा, गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित होता है, जो कोण आपका क्या होगा, आंतरित होता है उसे हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे बात कर लेते हैं, बेटा घन कोण का फिगर बनाते हैं। तो घन कोण का जैसे सबसे पहले एक गोला हमने बनाया और गोले का केंद्र हमने मान लिया कितना, O। तो गोले के केंद्र O से हमने एक क्या किया, यहाँ पर एक गोला हमने या एक क्षेत्रफल लिया है, ठीक है। और इसके द्वारा यहाँ पर जो कोण आंतरित हो रहा है वो गोले की तरह की तो होगा, तो यहाँ पर ऐसे इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कोण आंतरित हो रहा है वो कितना होगा, तो जो कोण आंतरित हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल है ये हमने मान लिया कितना है, डी ए। कितना क्षेत्रफल है, डी ए है, ठीक है। और अगले का जो क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा, इसका जो एंगल होगा, इसका क्षेत्रफल कितना, डी ए, और ये आपका हो जाएगा कितना है, गोला। और यहाँ पर आपका बेटा क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। ये कोण आंतरित हो रहा है, तो ये जो अगर इसका क्षेत्रफल डी ए है, छोटा सा भाग, तो इसका जो कोण होगा ये भी बहुत छोटा बनेगा। तो हमने कितना मान लिया, डी ओमेगा मान लिया, जो परिवर्तन कोण है, ठीक है। और यही से अगर इसी केंद्र से अगर ये तल मान लेते हैं कि इसकी भी एक दिशा होगी, तो तल हमने सपोज ये आपका यहाँ से थोड़ा सा मिला हुआ होगा। अब मान लेते ये कुछ एंगल बना रहा हो तल से बाहर, तो इसका जो आपका जो क्षेत्रफल की जो दिशा है वो हमने सपोज कर ली एन वेक्टर है या एन कैप। तो क्षेत्रफल से जो कोण बना रही है बेटा वो मान लिया कितना है, थीटा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखिए जो कोण होता है, जो क्षेत्रफल होता है, सॉरी अल्पांश क्षेत्रफल, वो त्रिज्या के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। तो त्रिज्या ये हो गया अल्पांश क्षेत्रफल, ये त्रिज्या के वर्ग के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से ये डी ए अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू आर स्क्वायर। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास बेटा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका घन कोण का सूत्र। लेकिन यदि यहाँ पर ये क्या जो क्षेत्रफल है, अगर मान लेते हैं कुछ इसका एंगल हो, तल से ऊपर की ओर हो, तो यहाँ पर इसके क्षेत्र की, ये क्षेत्रफल की क्या होगी, दिशा, और ये हो गया क्षेत्रफल का सदिश वेक्टर। तो इन दोनों का जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा बेटा, क्षेत्रफल का मान कितना हो जाएगा, डी, और ये एंगल बना रहा है तो इधर का जो पूरा इसका कंपोनेंट आएगा ये कितना आ जाएगा, डी ए कॉस थीटा आ जाएगा। जिधर से थीटा बना होता है तब कॉस थीटा आ जाएगा। ये पूरे का मान कितना आ जाएगा, डी ए कॉस थीटा अपॉन में कितना, आर स्क्वायर। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा घन कोण का। तो घन कोण बराबर कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है, गोले की त्रिज्या है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। इसके बाद आता है बेटा इसमें वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो हम लोग वैद्युत फ्लक्स देखते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक वैद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर हमारे पास, तो सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान रखें कि अगर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, बहुत प्रबल होता है। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या हो, बहुत ज़्यादा हो तो वैद्युत क्षेत्र जो होता है प्रबल होता है। और अगर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम हो तो वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो दुर्बल होता है। तो अब इन दोनों की चीज़ों को क्लियर होते हुए हम यहाँ पर एक मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो इसके कोई तल रखा है, अब ये ऐसे करके इसके अभिलंबोत्तर रखा है,
अब इसमें से अगर ये वैद्युत बल रेखाएं संख्याएं गुजर रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं क्या हो रही, गुजर रही, तो इनकी जो माप होगी इस तल की, ये क्या है, लंबवत है, या तल लंबवत है या ये वैद्युत क्षेत्र लंबवत है आपका। तो हम यहाँ पर परिभाषा वैद्युत फ्लक्स क्या बताएंगे कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ऐसे भी कह सकते हैं, या कहते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ, ये कैसा पृष्ठ होगा, काल्पनिक होगा, स्थित काल्पनिक पृष्ठ, ठीक है। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, ये वैद्युत बल रेखाएं, तो वैद्युत बल रेखाओं की गुजरने वाली संख्या की माप को ही क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लेते हैं इस तल का जो छोटे सा भाग है उसमें से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स कितना है, हमने फाई रख लिया। जो छोटा सा भाग है उसका क्षेत्रफल कितना मान लिया, डी। वैद्युत क्षेत्र है आपका ई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये अदिश राशि होती है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है आपका, ये अदिश राशि होती है बेटा। वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, माप है ना, तो माप क्या होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है। ये क्या होगी, अदिश राशि होगी आपकी। तो फाई बराबर क्या होगा, ई इंटू डी। अब मान लेते हैं ये तल कुछ क्या पता लंबवत रखा हो तो 90 हो जाएगा, कुछ एंगल पे होगा, तो यहाँ पर ई इंटू डी ए क्या लिख देंगे बेटा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो फाई बराबर हमारा जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिल जाएगा, फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अब तल अगर मान लेते हैं, तल जो है वैद्युत क्षेत्र के 90 पर अदिश में स्थितियाँ आ जाती हैं, तो दो स्थितियाँ हो जाएंगी, विशेष स्थितियाँ। तो विशेष स्थितियाँ क्या क्या हो सकती है बेटा, यदि तल जो होगा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा, यदि तल जो होगा वैद्युत क्षेत्र के क्या हो, लंबवत, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 0 रख दोगे और ये इसका 0 से टकराएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर ई इंटू डी ए और यहाँ पे 0 रख दिया, और 0 का गुणा किसी में करा दे, 0 का गुणा किसी में भी हो जाए तो क्या हो जाएगा, 0। तो यानी उस समय जो वैद्युत फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि यदि थीटा इक्वल टू कितना रख दें, 0, यानी जो तल है वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाए, तो जो वैद्युत फ्लक्स का मान होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, ई इंटू डी आपका हो जाएगा, यानी अधिकतम हो जाएगा उस समय। तो cos 0 का मान 1 होता है, कितना होता है, cos 0 का मान 1 होता है आपका, ठीक है। तो ये हो जाएंगी वैद्युत फ्लक्स की स्थितियाँ। और ये बेटा काल्पनिक तल ही बनेगा हमेशा, इसी काल्पनिक तल पर ही आपको हर एक चीज़ पता करनी पड़ेगी। जितने भी तल बन जाएंगे उतने वैद्युत फ्लक्स होंगे वहाँ पर। जैसे इसमें एक तल है तो एक वैद्युत फ्लक्स, किसी में अगर 2 तल बन जाएंगे तो 2 वैद्युत फ्लक्स हो जाएंगे। अब जैसे घन है हमारे पास, तो घन के काल्पनिक तल कितने हो जाएंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6, मतलब हमारे पास 6 तल बन जाएंगे। तो 6 तल होने पर इसमें जो वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वो 6 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें जब गॉस की प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो अलग तरीके से ज्ञात करते हैं। 6 पृष्ठ होंगे, 6 गुना, फिर उसका डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा आपकी गॉस की प्रमेय।